ये उम्र करके आता है, कहता है कि मैं तौबा करने गया था, और दूसरे दिन यहाँ पहलगाम में जाता है, वहाँ एक कंसर्ट, म्यूज़िक कंसर्ट में हिस्सा लेता है, और वहाँ टांग पे टांग रख कर बैठता है और कहता है मेरा दिल ये पुकारे आ जा, मेरा दिल ये पुकारे आ जा। और मुझे पता है कि गांधरबल के लोगों की उसने कब फिक्र की। सबसे बड़ा फैक्टर जो पीडीपी के खिलाफ जो लोगों ने वोट दिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे थे। अगर वो कुछ चीज़ मांग रहा है वो स्टेट मांग रहा है। किस लिए स्टेट मांग रहा है? उसके बहुत सारे बेरोजगार भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम करे उनको एक एमएलसी बनाना है, क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है भी, या तो उनको एमएलसी बनाना है, नंबर 1। नंबर 2 जो उसको चलाना है, अपना ताकत दिखाना है कि मेरे दरवाजे पर रोज़ कैसे कमिश्नर सेक्रेटरी आए, एसएसपीस आए, डीसी आए और मुझे सलामी मारे। न आर्टिकल 370 की बात हुई, न 35 की बात हुई, 35A की बात हुई। अगर वहाँ पर वो कोई बात हुई तो वो मौसम सुहाने से, ये दिल दीवाने से आप आए तो आपके आने से बाहर आ गई। बीजेपी के साथ जाना भी गलत नहीं था, लेकिन जो है कैलकुलेशन है और एक असेसमेंट, बीजेपी के साथ जाना वो गलत थी। वॉइस ऑफ कश्मीर देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज सियासत के हवाले से बात करना चाहेंगे, और सियासत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर, जिन्होंने हाल ही में यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 22,000 से जायद वोट्स हासिल किए थे। लेकिन गांधरबल के अंदर बशीर अहमद मीर जो है वो जीतने में नाकाम रहे। आपको याद दिलाना चाहूंगा, बशीर अहमद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज नेता मियां अल्ताफ लारवी के खिलाफ भी 2 इलेक्शंस कंटेस्ट किए, और जो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबले रहे और वहां पे भी ये जीतने में नाकाम रहे। बशीर अहमद मीर से बात करने की कोशिश करेंगे आज के सियासी सूरत हाल के हवाले से, और आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक फुल फ्लेज्ड हुकूमत चल रही है उस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। बस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया, 22,000 से जायद वोट आपने हासिल किए, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़े पैमाने पे एक वेव चल रही थी इस इलेक्शन में, और फिर भी आपने 22,000 से जायद वोट हासिल किए। उस बारे में आप अवाम तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं? अवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और यहाँ तक आए। ये मेरा पहला इंटरव्यू इलेक्शन के बाद, तो मेरा हक और फ़र्ज़ बनता है कि मैं गांधरबल के तमाम जो मेरे भाई बहन बुजुर्ग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो उन्होंने इत्मीनान एक दिया और मुझे 22,000 से ज़्यादा वोट दिए थे। और आप जबकि जानते भी हो इस इलेक्शन में ये था कि पीडीपी के खिलाफ एक वेव थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, रेजिगमेंट था, एक नाराज़गी थी लोगों में। उसके बावजूद भी गांधरबल के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, कंगन के, गांधरबल के, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने तकरीबन 50,000 के करीब वोट यहाँ से पीडीपी को दे दिए। लेकिन अगर आप देखोगे इस वक्त सारा जो सियासी मंजर यहाँ पर बना हुआ है, जो लोगों ने वोट दिए थे, लोगों ने एक एतमाद दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तकरीबन जो हाईएस्ट मैंडेट मुझे लगता है बहुत डिकेड्स के बाद इतना बड़ा मैंडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 50 के करीब सीटें मिली है। इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स लेकर जिन्होंने बाद में उनको ज्वाइन किया, जो 42 सीटें मिले उनको। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनका मैनिफेस्टो था, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो कैंपेनिंग में उन्होंने लोगों तक लोगों से वादे किए थे, वो वादे ये थे कि आपने देखा होगा आर्टिकल 370 मेन मुद्दा था, 35 मेन मुद्दा था। तो जो हमारे कैदी, हमारे छोटे छोटे नौजवान जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंदे उनको छुड़ाना मेन मुद्दा था। जो यहाँ पर जबरी रिटर्न में जबरी लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, जो मुलाजिम है उनको टेरर लिंकेड अगर कहीं पर पाया जाता है उनको निकाला जाता है। तो भाई साहब, यहाँ पे टोकना चाहूँगा आपको, क्या आपको लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की थी जिससे लोग, जो पीडीपी ने माजी में हुकूमत यहाँ पे की थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अलायंस यहाँ पे की थी और उसके बाद ही यहाँ पे एक अपनी हुकूमत कायम की थी, क्या आपको लग रहा है जो पीडीपी के खिलाफ जो नाराज़गी थी लोगों में, वो नाराज़गी जाहिर की आज के इलेक्शंस में जाहिर की वो लोगों ने वो नाराज़गी और पीडीपी के खिलाफ वो वोट दिया? देखिए, 2 चीज़ें, एक ये ज़रूरी है जो आप बता रहे हो कि जो लोगों ने इस वक्त वो मैंडेट दे दिया, जो पीडीपी के खिलाफ दे दिया। मुझे लगता है कि जो पीडीपी की सबसे बड़ी जो मैं गलत असेसमेंट उसको बताऊँगा। मैं नहीं कहूँगा कि पीडीपी गलत है, पीडीपी गलत नहीं थी, बीजेपी के साथ जाना भी गलत नहीं था, लेकिन जो है कैलकुलेशन है और एक असेसमेंट, बीजेपी के साथ जाना वो गलत थी। वो इस तरह थी कि पॉजिटिव में हमारे पास एक्सपीरियंस थी कि हमने इससे पहले भी बीजेपी के साथ काम किया। और अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, इतिहास में देखोगे कि जम्मू कश्मीर में
बराबर नेहरू से लेकर बराबर नरेंद्र मोदी जी तक सबसे सुनहरा मौका अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई रहा है वो अटल जी का मौका रहा है, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस हमारे पास थी, तो वो एक्सपीरियंस लेकर हम चले थे। जब हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, हमने सोचा था कि जो मोदी जी है ये उसी पॉलिटिकल पार्टी से है और उसी मतलब वाजपेयी जी के चेहरे है, उसी पार्टी का एक वर्कर रहा है, फिर लीडर बना है और फिर प्राइम मिनिस्टर बना। तो बेशक ये मतलब जिस तरह वाजपेयी जी ने कश्मीर के लोगों को गले लगाया था, जमहूरियत के लिए जमहूरियत के अंदर, कश्मीरियत के अंदर, इंसानियत के अंदर जो एक नारा चला था, तो हमें लगा था कि जो वाजपेयी जी है, जो वाजपेयी का वो नारा था, तो नरेंद्र मोदी जी वही नारा लेकर उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे गले लगाकर आगे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कैलकुलेशन पीडीपी की गलत हुई, मिस असेसमेंट हुई। और आपने देखा होगा कि जो हाल में हमने इलेक्शन लड़ा उसमें पीडीपी के खिलाफ बेशक एक वेव थी, एक रिजनमेंट था, एक एंटी इनकम्बेंसी थी। और सबसे बड़ा फैक्टर जो पीडीपी के खिलाफ जो लोगों ने वोट दिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे थे। अगर आप देखोगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़े वादे किए थे इस इलेक्शन में, जो उसके इस इलेक्शन में ये भी कहा गया बशीर साहब की पीडीपी वही जमात है जिसने बीजेपी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, भारतीय जनता पार्टी को वादी कश्मीर के दरवाजे दिखा दिए, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी कभी कश्मीर आ ही नहीं सकती थी। और उसके साथ साथ जो वादे उन्होंने लोगों के साथ उस वक्त किए, चाहे 370 या 35 की बात करेंगे, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर एक भारी मैंडेट लिया। देखिए, दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, वो लोग जो ये कहते हैं उनको ये कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो वो बैप्टाइज कहाँ पर हुए हैं, जो उमर साहब है, अगर आप उमर साहब का पॉलिटिकल कैरियर देखोगे एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो रह रहे हैं, वो बीजेपी में रहे। जब उसने पहला पार्लियामेंट इलेक्शन इसी श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था और बीजेपी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने थे और फिर वो मिनिस्टर बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट मेंबर बने थे वो, और फिर वो मिनिस्टर बने उस वक्त जब गुजरात में कत्लो गारत चल रहा था, जब उसको रिजाइन करना था, लेकिन उसने उस वक्त भी रिजाइन नहीं किया। मुझे लगता है कि लोगों को ये पता है। लेकिन इस वक्त जो है एक बात बताऊंगा जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, वो मैंडेट सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर इनको मिला, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे यहाँ पर इलेक्शन के दौरान नारे देते। क्योंकि मैंने एक मतलब इनका सबसे बड़ा जो लीडर उमर अब्दुल्ला साहब जो मैदान में था, मैंने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और मैंने देखा लोगों की राय क्या है। और लोगों से जब मैंने पूछा कि आपने उमर साहब को वोट दिए और मुझे वोट नहीं दिए तो क्या वजह है, या बहुत सारी जगहों पर मुझे लोगों को फेस करना पड़ा जहाँ लोगों ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि बशीर मीर हम आपको वोट नहीं देंगे, हम इस वक्त जो वोट देंगे वो उमर अब्दुल्ला साहब को देंगे। मेरे नौजवानों के साथ बड़े बड़े डिबेट्स हुए जहाँ हम कहीं असेंबल हुए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ असेंबलीज़ की, उनको बुलाया, फिर एक मतलब वहाँ पर हमने डिबेट किया कि दैट यू वुड हैव टू वोट फॉर दिस टाइम मी, दैट आई एम ए लोकल एंड आई वुड बी ऑलवेज वोकल फॉर यू, मुझे आप एक चांस दीजिए। लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ इस वक्त वादे किए हैं। जो कश्मीरी लोग सबसे ज़्यादा एक ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनसे आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनली लिया गया, 35 अनकॉन्स्टिट्यूशनली लिया गया। तो ये लेकर ये नारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिया, या जो सबसे बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर नारे दिए कि हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे जो नौजवान जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ जेलों बंद है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब जहाँ गए वहाँ पर वो नारे दिए कि मैं उनको पहला होगा, जैसे मैं चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाऊंगा तो सबसे पहले मैं उनको वहाँ से जेलों से छुड़वाऊंगा। या अगर आप यहाँ इसको देखोगे जो जबरी रिटर्न यहाँ नौकरियों से निकाला जाता है, तो उसने बताया था कि इस पर रोकथाम होगी। लेकिन आज तक अगर आप देखोगे अंधेरी के सिया यहाँ कुछ नहीं है। आपको लग रहा है, चलिए ये सारे मंशूर की बातें या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान यहाँ पे लोगों के साथ वादे किए, ये सब वादे जो है ये लोगों के सामने है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, सब कुछ लोगों के सामने है। क्या आपको लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया वो वादे करके, और उस मैंडेट पे अभी वो खरे नहीं उतर रहे? देखिए, अभी मैं बताऊँगा सबसे बड़ा धोखा जो है, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बहुत टाइम है, ये मैं मानता हूँ। जो है वो है, लोगों को भी पता है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अभी 3 महीने हुए, 3 महीनों में क्या हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा धोखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो ये है। आपने देखा होगा हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी सोनामर्ग टनल को जो इफ्तिदा करने आए थे, तो उस वक्त वहाँ उमर साहब ने वहाँ पर तकरीरें की थी। हर एक ही नरेंद्र मोदी जी की तकरीर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का तकरीर पहले ही एक्सपेक्टेड था कि वज़ीर आज़म जी का तकरीर क्या होगा। लेकिन तकरीर किसके लोग बेचैन थे उमर साहब का तकरीर सुनने के लिए। लेकिन उमर साहब ने क्या वहाँ पर बताया वो आपको अच्छी तरह पता है। ना आर्टिकल 370 की बात हुई, ना 35 की बात हुई, 35A की बात हुई। अगर वहाँ पर वो कोई बात हुई तो वो मौसम सुहाने से, ये दिल दीवाने से आप आए तो आपके आने से बाहर आ गई। उसने ऐसे वहाँ पर कहा कि जैसे कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखोगे पिछले 6 साल से यहाँ कभी
भी कोई बर्फ नहीं हो रही है, हर दिन मौसम सुहाना ही सुहाना होता है। लेकिन उसने नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए उसको वहाँ पर कहा आप आए, आप देखिए किस तरह बाहर है, धूप है, ना वो है ना ये है। और अगर उसने वहाँ सबसे बड़ा कोई मुद्दा छेड़ा, मुद्दा एक छेड़ा उसने, वो स्टेट का मुद्दा छोड़ा। और वो स्टेट का जो हमने हमारे साथ पहले ही जो है सेंटर ने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा हक बनता है। तो आपके कहने का मतलब है कि स्टेटहुड का वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही किया। आपका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बोली बोल रहे हैं? देखिए ये अयान है, आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर उसने वहाँ पर जो तकरीर की, वहाँ तो उसने खाली स्टेट की बात की। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि एक उमर साहब का एक ये जो है वीडियो एक बहुत ज़्यादा वायरल है। जब उसने इलेक्शन का मैंडेट जब डिक्लेयर हुआ तो दूसरे तीसरे दिन उमर साहब कहीं पर तकरीर कर रहे थे, और वह अपने वर्कर्स को मुखातिब थे और उनसे कह रहे थे, रात आने से मैं फ़ोन करा कहीं, कोई मुझे फ़ोन नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, उनको लगता था ख़त्म, खेल खत्म, उमर अब्दुल्ला का खेल खत्म। और आज मुझे ये बड़े बड़े अफसर सवेरे फ़ोन करते हैं, बद क्यों थे, चाय चे थे, हम क्या पकाएंगे आपके। वो क्या जतलाना चाहता है, क्या कश्मीर के लोगों को बता देना चाहता है कि मैं चाहता हूँ ये लोग हमेशा मेरे अंडर रहे। और जो इस वक्त वो भिखारियों की तरह आर्टिकल 370 को बुलाकर, 35A को बुलाकर, जेलर्स में जो जेलों में हमारे जेलर छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं उनको बुलाकर अगर वो कुछ चीज़ मांग रहा है, वो स्टेट मांग रहा है। किस लिए स्टेट मांग रहा है? उसके बहुत सारे बेरोजगार भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम करे उनको एक MLC बनाना है, क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है अभी, या तो उनको MLC बनाना है नंबर 1, नंबर 2 जो उसको चलाना है, अपना ताकत दिखाना है कि मेरे इस दरवाजे पर रोज कैसे कमिश्नर सेक्रेटरी आए, SSP आए, DC आए और मुझे सलामी मारे। इसलिए वो स्टेटहुड मांग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोगों की बहबूदी के लिए वो स्टेटहुड नहीं चाहते हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर में 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, 200 यूनिट्स फ्री देने का वादा किया है, क्या आपको नहीं लग रहा है स्टेटहुड शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस उस चीज़ के लिए भी ढूंढ रही होगी? देखिए अगर आप देखोगे यूनियन टेरिटरी प्लस जो स्टेट होता है, जो इसमें एक स्टेट में खर्चा होता है लोगों पर वो बराबर होता है, वो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे जो मतलब प्रोटोकॉल होता है, जो मतलब जिसके अंदर मतलब ये सारा सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ये चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो। वो ऐसे, हाँ एक चीज़ ज़रूर होगी, जो यहाँ पर मुंतखब जो हमारे नुमाइंदे हैं वो पावरफुल हो जाएगी स्टेट में, और कुछ नहीं होगा। मतलब वो अफसरों को मतलब ज़्यादा दबाव कर सकते हैं, जिस तरह आज ये अस्पतालों में जाते हैं डॉक्टर्स को डराते हैं, स्कूलों में जाते हैं टीचर्स को डराते हैं, बाकी जगहों पर जाते हैं मतलब इनको डराते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ होगी। लेकिन हमारा जो, मैं कहता हूँ जो उमर अब्दुल्ला ने ये इलेक्शन जीता, जो इस वक्त पूरा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में उसने जीता था, वो उसने 2-3 चीज़ मुद्दों पर जीता था सबसे। तो आपको लग रहा है कि गैस सिलेंडर्स की कोई परवाह नहीं, बिजली की कोई परवाह नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर वोट लोगों ने दिया तो वो 370 और 35A के लिए दिया? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखोगे इलेक्शन में सबसे बड़ा जो एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा वो 35 और 370 रहा। देखिए ये लोगों को पता है कि उमर अब्दुल्ला, लोग बेवकूफ़ नहीं है। मुझे बताया कि उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहा था, पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहा था। उमर अब्दुल्ला बोल रहा था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। मैं जहां पर जाता था मैं तकरीर करता था और लोगों को कहता था, तो मैं आप मुझे बताया ये कैसे देगा, ये कैसे मेजर करेगा, मीटर ही नहीं लगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उमर अब्दुल्ला सारे जम्मू कश्मीर को मीटराइज करे, पहले मीटर लगाने, और मीटर इंस्टॉल करने में अभी तकरीबन 5 साल लगेंगे। अगर ये फुल स्विंग में चलेगी जम्मू कश्मीर की सारी गवर्नमेंट, स्टेट मतलब मरकज़ की सारी गवर्नमेंट, फिर भी जम्मू कश्मीर जो है, हम हिली एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ 5 साल लगेंगे मीटर्स को इंस्टॉल करने में। तो लोग बेवकूफ़ नहीं है ना, लोगों को पता था जो उमर अब्दुल्ला हमें बता रहा है कि नहीं जो मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, ये कैसे मेजर करेगा, कैसे ये 200 यूनिट फ्री देगा? ये तो पता था लोगों को ये नहीं देगा। और उसके लिए कल तक जो नारे दे रहा था कि नहीं जी इन्होंने मीटर लगाए, मुझे आने दो, मैं इनको दरिया में फेंकूंगा, और आज कल तक बताता कश्मीर मीटर फ्री कश्मीर, और आज कहता है कि दैट इंटायर कश्मीर विल बी गिफ्टेड विद द मीटर्स। डू यू मीन कि मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान है, खासकर उमर अब्दुल्ला, दे आर टेकिंग यू टर्न राइट नाउ? डेफिनेटली। आप देखिए इस वक्त पूरे मतलब हमारा जो इस वक्त ये चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया, उसकी मीम्स अब बन रही है। उमर अब्दुल्ला को लोगों ने जोकर बना रखा है। उमर अब्दुल्ला के जितने भी आप इंटरव्यूज़ देखें वो तो कंट्राडिक्टरी है। कल वो एक चीज़ बोल रहे थे, आज अगर आप देखोगे आज दूसरी चीज़ वो बोल रहे हैं। वो उम्रा करके आते हैं, फिर जाकर पहलगाम में वो गाने सुनते हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। और गांदरबल पूरा सड़कों पर है, किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास बिजली नहीं है, किसी के पास रोड नहीं है, किसी के पास मतलब राशन नहीं है, लोग परेशान है। ये उम्रा करके आता है, कहता है कि
मैं तौबा करने गया था और दूसरे दिन यहाँ पहलगाम में जाता है, वहाँ एक कंसर्ट, म्यूज़िक कंसर्ट में हिस्सा लेता है और वहाँ जब टांग पे टांग रख कर बैठा और कहता है मेरा दिल ये पुकारे आ जा, मेरा दिल ये पुकारे आ जा। और मुझे बताया कि गांधरबल के लोगों की उसने कब फिक्र की, गांधरबल के लोगों के पास कब आया वो, गांधरबल के लोग जो इस वक्त सारी परेशानी में उनके पास कब आया वो। भाई साहब, अगर रोहल्ला के हवाले से सवाल रहेगा, चूंकि रकुन पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपको क्या लग रहा है जो नाराजगी लग रही है, इंटरनल बैटल लग रही है अगर रोहल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, अगर रोहल्ला को आप किस तरह से देखते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लग रहा है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये एक प्री प्लान्ड मैच है नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रोहल्ला के दरमियान, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो आगा रोहल्ला है, जो रकुन पार्लियामेंट है, वो यकीनन इस वक्त लोगों की नुमाइंदगी करना चाहता है, यकीनन वो लोगों की एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आगा रोहल्ला साहब को लेकर बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये विद इन पार्टी है, उनको मुझे लगता है कि ये उन्हीं तक महदूद रहने दीजिए। ये सवाल अगर आप किसी से पूछोगे तो उन्हीं से, मैं इसमें नहीं आना चाहूँगा कि आगा रोहल्ला साहब क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के दौरान जब उनने एहतिजाज दर्ज किया था उमर अब्दुल्ला की रेसिडेंसी के बाहर, तो उसमें वहीदुर रहमान पर्रा जो कि आपकी पार्टी के एक लीडर है और उसके साथ साथ इल्चा मुफ्ती ने भी हिस्सा लिया था, उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो हकीकी मानों में लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं या एक प्री प्लान मैच चल रहा है? ये देखिए, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा था क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में मतलब उसको बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको मिला था क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला सोकर था, देखिए उससे पहले मुझे लगता है आगा रोहल्ला साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी शायद उमर साहब को और उसने उसको आगाह किया था इसको लेकर कि अगर आप इस पर नज़रसानी नहीं करोगे तो हम रोडों पर आएंगे। तो पार्लियामेंट मेंबर क्या, असेंबली मेंबर भी हक रखता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हो, कल पीडीपी की गवर्नमेंट, और हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है, मी एज ए बशीर मीर, एज ए मेंबर ऑफ पीडीपी, आई हैव दिस राइट दैट आई कैन कम ऑन द रोड्स एंड आई कैन स्टेज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट माई ओन पोलिटिकल पार्टी। मुझे लगता है जो आगा रोहल्ला साहब ने वो किया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आए गवर्नमेंट को जगाने के लिए, सीएम को जगाने के लिए, उसने वो बहुत अच्छा स्टेप उठाया। तो मैं उसको मतलब सराहना है, मतलब बहुत ही अच्छा था वो ठीक था। कुछ लोगों का कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब मुर्दा हो चुकी है, अब उसे जिंदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किस तरह से देखते हैं उनके ख्यालात को? चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, चाहे आम लोग जो सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब मुर्दा पार्टी हो चुकी है, खाली 3 MLAs इनके पास है और अब आने वाले वक्त के अंदर शायद पीडीपी अब दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर कभी हुकूमत बनाने में कामयाब रहेगी। देखिए, मेंबर होने से कुछ नहीं होते, आवाज़ होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक गीदड़ सारे शेरों को गीदड़ बनाता है, लेकिन एक शेर सारे गिदड़ों को शेर बनाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेंबर कितने होने चाहिए, ज़रूरी यह है कि आवाज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमारे पास इस वक्त असेंबली में आवाज़ है, वहीद पर्रा साहब की सूरत में है, फयाज़ मीर साहब की सूरत में है, या हमारे तीसरे कैंडिडेट है उसका नायक साहब, वो उसकी मतलब सूरत में है, या जो जम्मू कश्मीर में जितने भी कैंडिडेट्स हम हारे हुए कैंडिडेट्स हैं जैसे बशीर मीर और मेरे साथ जो बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारी आवाज़ है। हमारा काम यह है क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं भी किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में जाते हो, वहाँ आप अगर देखते हो, वहाँ गवर्नमेंट के पैरेलल अगर कोई खड़ा रहता है वो अपोजिशन रहती है। अगर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में 60,000 वोट लिए, लेकिन पीडीपी ने भी 50,000 वोट लिए, तो पीडीपी की इंशाल्लाह मतलब बराबर खड़ी है। हमारा काम ये नहीं रहेगा कि मिसाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को क्या देगा, हमारा काम यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को क्या नहीं देगा। जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों को बिजली के वादे किए, गैस सिलेंडर्स के वादे किए, जेलर्स को जेलों से छुटाने के वादे किए, 370 के वादे किए, 35 के वादे किए, या बाकी वादे। तो आने वाले वक्त के अंदर आप अगर वो सारे वादे पूरे नहीं होते तो आप सड़कों पे नजर आएंगे। कम ऑन द रोड्स, वी विल प्रोटेस्ट। हमारे पास इस वक्त बहुत सारे जरिए हैं। इस वक्त खाली एक जरिया नहीं कि दैट यू विल कम ऑन द रोड्स, यू विल ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक, यू विल क्रिएट द अनकन्वीनियंस। इस वक्त आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए आप इनको हिला सकते हो कि आपने कौन कौन से वादे लोगों के साथ किए, आपने लोगों को क्या बताया कि हम किस बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आज की डेट में आप क्या कर रहे हो। उमर अब्दुल्ला खाली आप उसको देखिए, या तो वो स्नो स्कूटर पर होता है, या तो सिकिंग करता रहता है, या उम्रा में रहता है, वहाँ पर सेल्फी उठाता रहता है, या म्यूजिक कंसर्ट्स में जाता है। उसका काम क्या है मुझे बताया ना। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में रहता हूँ, मैंने गांधरबल में इलेक्शन लड़े हैं। मुझे दिन भर लोग फ़ोन करते हैं कि बशीर मीर कहाँ पर मुश्किलात है, कितने मुश्किलात है, हमने वोट दिए, हमने किसको वोट दिए, हमारी कोई एक्सेस ही उसके पास ही नहीं है, हमने जब इलेक्शन में वोट दिया हमने उसके बाद उसको कभी देखा ही नहीं है। वो तो कभी अजमेर, कभी तो सूदी में होता है, कभी तो पहलगाम में होता है, कभी तो गांधरबल के लोगों को उसने कब पूछा। तो ये डेफिनेटली हमारा इंशाल्लाह रहेगा। हम अभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या रुझान रहेगा लोगों की तरफ, तो उसके बाद इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दैट वी विल कीप द गवर्नमेंट ऑन पिन्स, ऑन टोज। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर, जिन्हें हाल ही में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 22,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। बहरहाल
इनका जो ओपिनियन है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, इनके ख्यालात आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप इन ख्यालात को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, और भी आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर से सज्जाद रजवी के साथ।